आदाब नाज़रीन, आज हमारे मसाइल की जगह हमारे मसाइल में सियासी जंग आपको नजर आ रहा है। आज ये सियासी जंग जो है दिल्ली की सियासी जंग है, जिसके एग्जिट पोल के नताइज जो है हमारे सामने आ चुके हैं और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जो खतरा भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से था, एग्जिट पोल जो है वो सच साबित कर रहे हैं। और जब 11 तारीख को ये एग्जिट पोल नतीजों में अगर बदलते हैं तो फिर यहां पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत दोबारा से बनेगी। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो नतीजा आया है ये दिल्ली असेंबली इंतखाबात का नहीं है बल्कि शाहीन बाग का नतीजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, जो दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली की असेंबली का चुनाव था, वो दिल्ली जहां की सरकार जो है वो आधी अधूरी सरकार है, लेकिन उस चुनाव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और जिस तरह शाहीन बाग को भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम मुद्दा बनाया, उसके बाद जो ये एग्जिट पोल के नताइज आ रहे हैं वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं। और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो जब असली नतीजे आएंगे उनमें गलत साबित होगा, जबकि इससे उल्टा होता था। बाकी अपोजिशन पार्टीज कहती थी कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो सच साबित नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम इससे बेहतर करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, अब हम पूरे जो ये चुनाव हो चुका है, अब हम बात कर सकते हैं कि कहां पर कसर रह गई है, कहां कमी रह गई है, कहां जो है गलतियां हुई है, किससे गलती हुई है, किस पार्टी ने किस तरीके से अपने आप को जो है साबित करने में कमी बेशी की है। हम इस पर बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, हर चैनल का एग्जिट पोल आ रहा है, लेकिन हर एग्जिट पोल जो है आपको यह बता रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहे टाइम्स नाउ का हो जिसमें आम आदमी पार्टी को 47 सीटें दे रहे हैं, चाहे एबीपी का पोल हो जिसमें आम आदमी पार्टी को 48 से 61 सीटें भी दी जा रही हैं, जन जन की बात रिपब्लिक पोल जो है उसमें। तो अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के इंडिया टीवी भी 44 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 26 दे रहा है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है यकीनी तौर पर, आज जब हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली में दौरा किया, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर गए, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तरफ की तकरीबन हवा चल रही है और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का ये दावा हो या उनका गारंटी कार्ड हो जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो वादे कर रहा हूं उसकी गारंटी दे रहा हूं, और उन्होंने जो काम किए उन्होंने कहा अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। ये पहली ऐसी सरकार थी जो ये कह रही थी कि मुझे काम के नाम पर वोट चाहिए, जबकि दूसरे लोग जो थे वो दीगर तरह की बातें कर रहे थे। और जिस तरह का गुज़िश्ता चुनावी मुहिम के दौरान जिस तरह की बयानबाजियां हुई हैं, जिस तरह की जहरीली जबानें खुलकर सामने आई हैं, उसने यकीनी तौर पर लोगों को मायूस किया है। तक़सीम की आदत थी, किसी काम ना आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम ना आई। जहरीली जबानों ने भी नाकाम किया है, तक़सीम की आदत थी किसी काम ना आई। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सोचा यह गया था कि अगर ये इंतखाबात अरविंद केजरीवाल के काम को लेकर हुए तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत बुनियाद पर खड़ी है, तो क्यों ना इन इंतखाबात को पोलराइज किया जाए। और आखिर में इस चुनाव में, दिल्ली के असेंबली चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया, इस चुनाव में हिंदू मुसलमान भी आ गया, इस चुनाव में शाहीन बाग जो है वो एक मौजू, एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। और यहां तक लोग कहने लगे कि शाहीन बाग को अब हटा देना चाहिए, कहीं इसका जो है गलत फायदा ना हो जाए, काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए, उनमें मेरे जैसों ने भी मशवरा दिया कि रोड खोल दीजिए, इसको टोन डाउन कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए अगर आप शाहीन बाग को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन आज ये शाहीन बाग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है। दिल्ली वो रियासत है, दिल्ली वो मुल्क की राजधानी है जिसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं बल्कि मुल्क भर की रियासतों के लोग रहते हैं। तो क्या माना जाए कि अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो ये पूरे भारत के नतीजे हैं, ये पूरे भारत का मूड बयान कर रहे हैं, ये पूरे भारत की सोच बयान कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली इंतखाबात के जब नताइज आएंगे 11 फरवरी को, और अगर ऐसा ही होता है तो क्या हुकूमत कुछ ऐसे मामलों में जिन पर दिल्ली के लोगों ने और पूरे मुल्क के लोगों ने एक अलग सोच रखी है, सरकार से अलग सोच रखी है, सरकार मुखालिफ सोच रखी है, तो क्या सरकार उससे अलहदा जाएगी कि नहीं? इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। चलिए मैं आपको
आपका तारुफ करा दूं, हमारे दरमियान जो यहां पर 4 अहम शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स भी हमसे जुड़ेंगे दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से। मेरे साथ बैठे हुए कलीमुल हफीज साहब हैं। कलीमुल हफीज साहब जो है वो आम आदमी पार्टी के हामी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और समाजी तौर पर काफी फाल शख्सियत है। हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपका चेहरा खिला हुआ ये बता रहा है कि आपको इस एग्जिट पोल पर जो है यकीन हो रहा है, और आप ही का चेहरा होता था पहले जब इस तरह के एग्जिट पोल आते थे तो आप उससे इनकार करते थे। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही नौजवान है, नई आवाज है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है दानिश इकबाल साहब, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सैयद अफजल अब्बास साहब, जनता दल यू के हैं स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान, और इनसे भी हमें सवाल करने होंगे कि जनता दल यू ने दिल्ली में आखिर क्या पाया। वैसे उन्होंने खोया तो प्रशांत किशोर को खो दिया है। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, कांग्रेस के साबिक वजीर हैं और कांग्रेस की एक मजबूत आवाज है। दिल्ली में बैठकर जो है जिस तरह की ये बात करते हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल के नताइज को देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस शायद ही 1 या 2 सीट ले पाए। डॉक्टर कलीमुल हफीज साहब, आपको क्या लग रहा है ये एग्जिट पोल जो है ये आपको क्यों जिता रहे हैं? नहीं, इसमें एक सबसे पहले तो ये कि ये एक बेहतरीन हिंदुस्तानी की नज़ीर पेश की है दिल्ली के वोटर्स ने। उन्होंने मुद्दों पे वोट किया है और उन तमाम नेगेटिव प्रचार प्रसार को उन्होंने नेगेट किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जहरीली ज़ुबान यूज़ की थी। सबसे पहले तो ये दिल्ली की जनता का काबिल मुबारकबाद है कि उसने बहुत ही अपने अकल से सोच समझ के अपने अकल का फैसला किया, और जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं हमें पूरी उम्मीद थी कि जो 2015 के रिजल्ट थे वही इस बार भी दोहराए जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो आम आदमी पार्टी का जो काम था पिछले 5 साल का, मरकजी हुकूमत के तमाम रुकावट के बावजूद भी उनका गैर मामूली था। वो बार बार कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि भाई आइए अब मेरे कामों को देखिए और इन कामों को आप तौलिए, और उसी प्लैंक पे उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा। अलबत्ता मरकज की सिर्फ प्रधानमंत्री ने 2 रैली जरूर की, लेकिन अमित शाह जी ने पूरा प्रचार प्रसार अपने जिम्मे ले लिया। सड़कों गए, गलियों गए, यहां तक कि खुद अपने हाथ से वो पर्चे बांटते नजर आए। तब भी उनका वो असर ना खातिरखा आ पाया जितनी उनकी ख्वाहिश थी। इसका मतलब दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो शाहीन बाग को लेके उन्होंने उसको मुद्दा बनाया और अपने सारे मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, और मुख्यमंत्रियों ने भी जो जबान इस्तेमाल की, यहां तक कि एक मुख्यमंत्री को एक दिल्ली के एमपी ने आतंकवादी तक कह दिया। चूंकि वो जो नफरत की जब आंधी चलती है, जब नफरत आदमी के दिल में होती है तो वो कितने भी हद से तजावुज कर जाते हैं। इस तरह के हदें टूटी इस इलेक्शन में, लेकिन पब्लिक ने, दिल्ली के वोटर्स ने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया और फिर वैसे ही वोट किया जैसे उन्होंने 2015 में किया था। और इस बार मर्तबा भी शाहीन बाग भी जीता, हिंदुस्तान भी जीता और काम भी जीता। चलिए दानिश इकबाल साहब, हिंदुस्तान जीत गया, काम भी जीत गया, लेकिन अभी 11 फरवरी दूर है और उसके बाद वैलेंटाइन डे भी आना है, और आप तो नौजवान आदमी हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो है कमल का फूल जो है ये क्या गुलाब के साथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या लग रहा है आपको 11 फरवरी को? ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका सम्मान करते हैं। और सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो 11 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें बहुत अच्छे सम्मानजनक जो आंकड़े होंगे वो हमारे साथ होंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर जनता कोई संदेश देती है और जनता के जो आदेश है उसको हम सम्मानपूर्वक जो है उसका सम्मान करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री ने भी दिल्ली के 7 सांसदों की बैठक बुलाई है, उस पर विचार विमर्श भी हो रहा है और सारे आज जो चुनाव हुए हैं उस पर भी फीडबैक लिया जाएगा। दूसरी बात जो हमारे आम आदमी पार्टी के, वो सब छोड़िए, शाहीन बाग को लेकर जिस तरह का बीजेपी की जानिब से बयानबाजियां हुई, आपके बड़े लीडरों ने, आपके मेंबरान पार्लियामेंट ने, देखिए हम सियासी जंग किया था हमारे मसाइल में मालवीय नगर में, मैंने वहां बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा के वहां के ब्लॉक के सदर थे, मैंने उनसे पूछा था जब इस तरह के बयानात आते हैं तो आपको कितनी मुश्किल होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार हमने यहां से बीजेपी को 23 वोट दिलवाए थे, अब मैं 1000 भी नहीं दिलवा सकता। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, उन्होंने कहा इस तरह के बयानात हमको जो है कमजोर करते हैं। आप दानिश इकबाल हैं, आपको क्या ये इस तरह के बयानात जब आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान होता है
तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती? और ये बात आप अपने आला लीडरों से नहीं बता पाते क्या? पूरे शाहीन बाग के सब्जेक्ट में मैं तफसीलात से बात रखना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शाहीन बाग किस लिए बनाया गया, क्यों शाहीन बाग पे लोग बैठे, वहां पे माताएं बहनें क्यों आई? क्योंकि वो सीएए का विरोध कर रही थी। और आप सब लोग जानते हैं कि जो सीएए कानून है वो किसी को नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है। आप ये बात समझा नहीं पाए। नहीं, आप लोग ये बात बिल्कुल समझा नहीं पाए। देखिए, मैं बता रहा हूं, जो जिन लोगों ने वहां पे पूरा का पूरा मजमा लगाया, जिन लोगों ने माताओं बहनों को गुमराह करने का काम किया, मैं रिपोर्ट देख रहा था वहां से। आपने उनको मार करने की कोशिश की, आपने, लेकिन मैं सबको शामिल कर लेता हूं ताकि वो लोग जवाब दे पाएंगे, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, जिस तरह की बात ये दानिश इकबाल साहब कह रहे हैं, क्या मतलब शाहीन बाग को मुद्दा बनाया शाहीन बाग के लोगों ने, या आम आदमी पार्टी तो उसमें ट्रैप में कभी आई नहीं, वो तो वहां गई नहीं, लोगों को यही शिकायत रही। यहां तक कि बीजेपी वाले भी सवाल करते रहे कि शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी सवाल करते रहे शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या शाहीन बाग एक ऐसा ट्रैप था आम आदमी पार्टी के लिए कि अगर उसमें चले जाते तो वो बहुत नुकसान उठाते? देखिए, अब वो तो अलग बात है। सबसे बड़ा दिल्ली का इलेक्शन जो है, कांग्रेस तो थर्ड पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले भी है, सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को 67 सीट ऑलरेडी पहले से मौजूद था। लेकिन बीजेपी के अमित शाह के क़यादत में पूरी सेंट्रल कैबिनेट, 6 चीफ मिनिस्टर, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके इलेक्शन के कैंपेन को शुरू किया। और कैंपेन जब इन्होंने शुरू किया, और बहुत अच्छी बात है, हम तो इस बात के लिए तारीफ करेंगे कि अमित शाह जी रोड पर जाके पॉम्फलेट बांटते रहे। तो पॉम्फलेट जो 4 पॉइंट का बांटा उन्होंने, 5वां पॉइंट उसमें नहीं लिखा था। उसमें लिखा था ट्रिपल तलाक बिल का लिखा था, 370 लिखा था, एनआरसी और सीए लिखा था। तो जाहिर है कि इन्होंने इलेक्शन उसी मतलब के पॉइंट पर लड़ा पूरी। और दिल्ली की बार बार इनके मंत्रियों ने कहा कि दिल्ली का इलेक्शन जो है सीए और एनआरसी के लिए रेफरेंडम होगा। बार बार इनके मंत्रियों ने कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। बार बार इनके लोगों ने नफरत भरी आंधी चलाई जो शाहीन बाग से है। ट्रिपल तलाक बिल के बाद इनकी पार्टी कहती है, बीजेपी कहते हैं कि हम इम्पावर्ड कर रहे हैं। और मोदी जी पार्लियामेंट में अपने रूमाल निकाल के कह रहे थे कि मुस्लिम औरतों की ये दुर्दशा पर मुझे आंसू निकल आते हैं। और वही मुस्लिम औरतें जब शाहीन बाग में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठती हैं और अपने हुकूक के लिए, एक सही बात के लिए, तो इनको बहुत ही तकलीफ होता है और गलत कहते हैं। मेरे 2 और साथी भी जुड़ गए। एक सेकंड मैं पूरा करूंगा। हम अपने भाई, यंग भाई हैं, इनको कि ये आगे हम डिबेट करेंगे हम लोग। ये जो रटा रटाया कहते हैं कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, देने के लिए, इस पर हम लोग जरूर आगे बात करेंगे। इस पर बहुत बातचीत हुई और इनके सारे जवाब और सवाल हम लोग को पता भी है। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ 2 हमारे साथी भी जुड़ गए हैं। खुर्रम शहजाद जो पूरे दिन जो है वो पोलिंग बूथ के चक्कर लगाते रहे, एक पोलिंग बूथ में मुझे भी मिले थे। और इसके अलावा अनिल कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन भर के थके हुए हैं। इनकी सुबह जो है वो सुबह 5 बजे हो गई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनसे यकीनी तौर पर हम जानना चाहेंगे कि इनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। उससे पहले मैं सैयद अफजल अब्बास साहब को, जेडीयू के तर्जुमान, इनको शामिल कर लूं। अफजल भाई, कहां भूल हो गई नीतीश जी से? नीतीश से भूल कहाँ होगी? अरे क्या बात कर रहे हैं? ये भूल क्या? देखिए, जहां आप सवाल करें नीतीश जी के भूल की बात, हम एनडीए में हैं, बिहार में एनडीए में तो अकाली दल भी है। नहीं, मेरी बात, इसको भूल कैसे कहेंगे? आप देखिए, झारखंड में जो चुनाव बीजेपी लड़ी तो उसमें तो हम लोगों ने कहा था कि सब मिलजुल के लड़ते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता है। ठीक है। जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी दिल्ली में नहीं है, तो झारखंड में भी तो आप अलग लड़े थे ना। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप कहां भूल गई? भूल नहीं हुई। हम हर पार्टी को हक है अपने पार्टी का विस्तार करने का।
चाहे वोट का परसेंटेज जो भी हो, हमें अगर अलायंस में मिला, हमने मांग किया 3-4 सीट में, 2 सीट में हम लड़े मजबूती से। अब इसको ये एग्जिट पोल को परिणाम मत समझिए, एनआरसी देखिए, ये एक बात मान के चलेंगे, देखिए एग्जिट पोल को अगर परिणाम ना भी माना जाए, आप यहाँ पे जो जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, अगर इसको परिणाम ना भी माना जाए, इसको अब हम हतमी जो है नतीजा नहीं भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सीए, एनआरसी, एनपीआर पर जो आपका स्टैंड है उसको लेकर जिस तरह अकाली दल ने एक अलग रवैया अख्तियार किया था, आप भी अख्तियार कर सकते थे। ठीक है, आप कैब का मैंने समर्थन किया, और आपको यह मालूम है कि 1 साल पहले से हम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ये पास हुआ था कि किसी भी कीमत पर एनआरसी का समर्थन भी लागू नहीं होने देंगे बिहार में। आप इसको भूल रहे हैं। इस नतीजे के बाद बिहार में क्या जेडीयू अपना स्टैंड चेंज करेगा कि नहीं करेगा? हम इसके पहले मैं बोल रहा हूं, कैब का समर्थन के आईना को झुटलाया नहीं तहसीन साहब, मैंने समर्थन किया, लेकिन एनआरसी का विरोध हम करते आ रहे थे। और जहां तक कैब से ही तो रास्ता निकलता है एनआरसी का। नहीं, अगर कैब प्लस एनआरसी वही तो लीथल है। ठीक है, एनआरसी का मैंने विरोध किया, कहा किसी भी कीमत में बिहार पर लागू नहीं होगा। रहा एनपीआर की बात, एनपीआर में जिन क्लॉज पे का एतराज था उसको हटाने की बात हमने शाहीन बाग में नीतीश कुमार साहब का क्या कहना है आपके लीडर का? देखिए हम कन्हैया कुमार ने बिहार में निकाला, लोगों ने रोका, फिर नीतीश कुमार ने एसपी कहा कि नहीं, एहतजाज करने का सबको हक है। कन्हैया कुमार पे भी कई बार हमले हुए वहां पर। देखिए, कानून के दायरे में पुरसकून माहौल में इत्मीनान से किसी को भी एहतजाज करने का हिंदुस्तान का आईन इजाजत देता है, उसको होना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर आए, उस तरीके से नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो वो क्या मैसेज गलत नहीं करते? शाहीन बाग के एहतजाज को सही मानते हैं आप? बिल्कुल मानना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एनआरसी का मैंने विरोध किया। मैं यहाँ पर देखिए, हमारे रिपोर्टर अनिल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? आज तो आप पूरे दिन भर पोलिंग बूथ के आपने चक्कर लगाए, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है अनिल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं। तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने एग्जिट पोल दिए हैं, लेकिन हमने देखा कि तमाम एग्जिट पोल ने ये बात जरूर कही है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी को कई जो है एग्जिट पोल्स हैं वो 14 से लेकर 26 सीटें दे रही हैं। जब हम तमाम ऐसे बड़े नेताओं से बात करने की हमने कोशिश की, न्यूज 18 से ने बात की, जब मनोज सिन्हा से बात की, हमने रमेश बिधूड़ी से बात की, मीनाक्षी लेखी बात की, तो उन सभी नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत साबित होंगे और इससे पहले भी गलत साबित हुए हैं। और इनके कहना है कि करीब 42 से 48 सीटें भाजपा को मिलेगी और भाजपा सरकार बनाने जा रही है। खैर, ये अपने अपने राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने दावे और करते हैं, जिसके वजह से वो आज उसी कड़ी में उन्होंने भी कहा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? आप तो हर जगह होकर आए हैं, वो बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये मानेंगे नहीं, और ये हमेशा होता है, जो हार रहा होता है एग्जिट पोल में वो कहता है कि नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मैं कई ऐसे जो विधानसभा क्षेत्रों में घुमा, लोगों से बात किया, मतदाताओं से बात किया, उसमें तमाम तरह की कई बातें निकल कर आई। जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें करीब 40 से लेकर 50 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। और जिस तरह से हमने देखा कि जब 2015 में 3 सीटें केवल बीजेपी को मिली थी, वो संख्या करीब 25 के आसपास रह सकती है बीजेपी के लिए। तो वो अब देखना होगा कि असल नतीजा क्या आता है। जब 11 फरवरी आता है तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी का जो दिख रहा है, जिस तरह से मतदाताओं का रुझान था, उसमें आम आदमी पार्टी की जो सीटें थी 67 सीटें, वो कहीं ना कहीं कम होगी और बीजेपी की सीट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी अनिल, आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का फेस दे देती, चाहे हर्षवर्धन को या किसी को भी, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होता? जी, देखिए, ये तो बीजेपी का अंदरूनी रणनीति होती है कि किस तरह से फेस को लेकर के जाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये चुनाव काम पर होगा, अगर उन्होंने काम किया है तो मतदाता उन्हें वोट दे या ना दे। तो इसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे अगर बात करें बिजली की हो या पानी की, या फिर महिलाओं को मुफ्त में डीटीसी बस देने की, तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 6 महीने में अपने मैदान
संविधान तैयार किया। इसके बाद हालांकि ये भी जरूरी है कि बीजेपी ने भी आखिरी क्षणों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ने 60 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो रोड शोज किए, रैलीज किए, नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने संबोधित किया, तमाम ऐसे तरह के जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब करीब दौरा किया। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो नितिन गडकरी हों, पीयूष गोयल हों, या फिर कई ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए और अलग अलग दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने बात रखी और बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो ऐसे में ये निश्चित है कि जो निकल करके अब परिणाम आएंगे वो तो 11 फरवरी को दिखेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी लेकर के सामने आती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन ये जरूर है कि अब जब उन्हें, बीजेपी को भी लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो मुखौटा है, जो फेस है, जो चेहरा है, उसके सामने किसी कैंडिडेट को उतारना थोड़ा इनके रणनीति पे शायद फिट नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए इन्होंने शायद रणनीतिक फैसला लिया होगा। लेकिन ये संभव, ये जरूर है, मुझे लगता है कि अगर कोई फेस ऐसा सामने आता, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन हो या कोई और, तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ बदला हुआ देखा जा सकता था। तो क्या ये चुनाव जो हुआ है सीएम वर्सेस पीएम पर हुआ है क्या अनिल? निश्चित तौर पर हमने देखा कि कई जनसभाओं में हमने देखा, रैली में देखा, हमेशा बीजेपी का जो चेहरा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। वो हमेशा जो वोट भी मांगने गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की अपील की गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में उतरी। और जो दूसरी तरफ जो है केजरीवाल का चेहरा था, निश्चित तौर पर ये अगर कहा जाए तो पीएम वर्सेस सीएम था, ये इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने देखा कि तमाम ऐसे जो इसमें हुए हैं, ट्रायंगल्स कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे जगह पे देखा हमने कि बिल्कुल दो पक्षीय था। एक तरफ सीएम केजरीवाल का चेहरा था, दूसरी तरफ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। तो इस निश्चित तौर पर ये दोनों वर्सेस थे। लेकिन जिस तरह से मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि अपने आप को सहानुभूति वोट लेने की भी उन्होंने कोशिश की, वो बहुत छोटे आदमी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आदमी, इस तरह से उन्होंने कई मोर्चे पे इस बात को रखी। वो सहानुभूति वोट लेना चाह रहे थे कि वो बहुत छोटे हैं और तमाम ऐसे बड़े नेता, बड़े केंद्रीय मंत्री, वो तो अनिल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब भी मैं चाय बेचता था और गरीब माँ का बेटा, वो भी कहते रहे। इलेक्शन में हर तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन आप बहुत थके हुए हैं सुबह से, जो है आप सुबह से लगे हुए हैं, आपके चेहरे पे भी पता चल रहा है थकान है। लेकिन बस थोड़ी देर की और बात है, मैं आपकी ज़हमत तमाम करूंगा, लेकिन अभी आप रुके रहिएगा। दिन भर के आप थके हुए, लेकिन आप रुके रहिएगा। मैं फिर आपके पास आऊंगा। खुर्रम अली शहजाद हमारे रिपोर्टर, मुस्लिम इलाकों में दिन भर घूमते रहे। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आप जिन जिन इलाकों में गए हैं, आपको क्या महसूस हुआ है? देखिए तहसीन भाई, मैं खासतौर से मुस्लिम इलाकों में गया हूं। मैं ये जरूर बता सकता हूं आपको कि मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा बढ़त मिल रही है। हालांकि मैं मालवीय नगर भी गया, मैं संगम विहार भी गया, और एक खास बात मैंने ये जरूर देखी है कि मालवीय नगर में थोड़ा सा काफी हद तक बीजेपी के लिए एक तरह का वोट मुझे नजर आया। इसी तरीके से संगम विहार के इलाके में मैं गया, वहां पर भी जो गरीब आदमी है उसका वोट आम आदमी पार्टी के साथ नजर आया। तो मैं सीधे तौर पे ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी जो गरीब, यानी कि बाहर के जो इलाके हैं, जहां पर जो बस्तियां हैं, जो कच्ची कॉलोनियां हैं, कच्ची कॉलोनियों पर जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दांव लगाया था, वो दांव काफी हद तक ये एग्जिट पोल के अंदर आपको नजर आएगा कि वो काफी हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है, उन्होंने काफी मेहनत की है और यही वजह है कि वो 3 से आगे बढ़ गए हैं। इस तरह के जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरह से बात दिखाई दी है कि जहां पर मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी न सिर्फ मुस्लिम्स का वोट लेती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे तमाम लोगों का वोट लेते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी ज्यादा आगे होती दिखाई देगी आपको तमाम मुस्लिम इलाकों से। एक बात कही जा रही थी, कांग्रेस की जानिब से भी यह सवाल पूछा जा रहा था, बीजेपी की जानिब से भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो शाहीन बाग क्यों नहीं गए हैं, वो शाहीन बाग नहीं गए, इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इस तरह का सवाल पूछा जा रहा था। तो क्या दिल्ली का जो मुस्लिम वोटर है या वो वोटर है जो शाहीन बाग के साथ है, उसने ये बात महसूस कर ली थी, उसकी समझ में आ गया था कि वो इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि कहीं इसको एक्सप्लॉइट ना कर लिया जाए, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर नहीं गए?
देखिए, इस पूरे मामले में ये शिकायत तो मुझे भी काफी ज्यादा जगहों पर मिली कि आम आदमी पार्टी ने उस तरीके से शाहीन बाग के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। लेकिन एक चीज और भी हुई है, जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया तो कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण जो बीजेपी करना चाहती थी वो ध्रुवीकरण इस तरफ भी हुआ है। आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि एकजुट जो मुस्लिम वोटर आमतौर से बढ़ जाता था आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, वो नहीं बटा है। इस तरह की चीज जो है नजर आई है। इसके अलावा दूसरी जगहों पर जहां पर गरीब लोग हैं, कच्ची कॉलोनी के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्होंने बिजली, पानी और खासतौर से अपनी सड़कों को लेकर के जो वो चाहते हैं अच्छे अस्पताल हो, स्कूल में जिस तरह से काम हुआ है, उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा, उनका कहना यह था कि शाहीन बाग कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये दो रुखी तौर पर आप इसको देखें कि एक तरफ जो रिएक्शन दूसरी तरफ होना चाहिए था वो वहां पर नहीं हो पाया, बल्कि उसके उल्टा इस तरफ जो है उस तरह का रिएक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा था तो ये एक हो गए, उधर खोने को कुछ नहीं था तो वो एक नहीं हो पाए। खुर्रम, आप किस जगह है इस वक्त? मुझे आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं कुछ। बिल्कुल, मैं उसी जगह पर हूं जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस इलेक्शन में बहुत जोर शोर से उठाया, जिसका नाम है शाहीन बाग। मैं शाहीन बाग के इलाके में हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, हम देख रहे हैं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सब जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को भी थोड़ा सा फायदा जरूर हुआ है। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है? बिल्कुल सर, उसको भी फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में जो काम किया है दिल्ली वालों के लिए, वो यकीनन काबिल तारीफ है, जिसके बेस पे लोगों ने उसको वोट दिया है और उसको उम्मीद है कि उसकी सरकार बनेगी या नहीं हो। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिल पाया? कांग्रेस ने हालांकि जो शरीयत कानून था उसके खिलाफ बढ़ चढ़कर आवाज उठाई, लेकिन इस चीज को हम लोगों ने रखा ही नहीं बीच में। हमने तो काम पे वोट दिया है, वो बिल एक अलग मैटर है सर, उससे में कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी ने किया था उसके आधार पर तो उसे वोट देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए भाई, आप बताइए कि क्या इस जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 44 से लेकर के 61 तक की सीटें दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है कि एक तरफ तो यहाँ पर क्या किस तरह से वोटिंग हुई है, एक तो हमें ये बताइए, और दूसरा ये भी बताइए कि आप लोग ने वोट को किस तरीके से दिया है? देखिए, इस देश में 2-3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो रियल मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे एजुकेशन पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है उस पे बात करते हैं, सुरक्षा पे बात करते हैं। बाकी जहां तक सवाल है बीजेपी का, तो इनके पास 2, 4, 6 मुद्दे, अगर उनको आप हटा दें तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये बेस चीजों पे बात नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान पे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। तो जनता इन सारी चीजों को समझ रही है। कब तक आप ध्रुवीकरण कर सकते हैं? दिल्ली में पढ़ा लिखा वोटर है, उसका जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना है, एक डांसर या एक सिंगर से वो छवि नहीं बन पाई दिल्ली में। यहाँ के लोग उन्होंने चेहरा नहीं दिया, उन्होंने चेहरा दिया बीजेपी प्रदेश के, भले से मनोज तिवारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं दिया। नहीं, लेकिन लोग उन्हीं को, मनोज तिवारी को ही मान के चल रहे हैं और उनका केजरीवाल से कोई तुलना नहीं है। मेरा एक सवाल जो खासतौर से ये है कि कांग्रेस इस बीच हम आपके पास फिर वापस आएंगे। कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाई कि पहले कांग्रेस की जो सोच थी, उनका थिंक टैंक था, वो स्पष्ट था। अब कांग्रेस जो है साफ हिंदुत्व के एजेंडे पे हम आपके पास फिर वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर खुर्रम आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे। आप लोग बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। अनिल आपके पास भी आएंगे, थोड़ा आप दोनों बहुत थके हुए सुबह से, लेकिन हमें फिर आपके पास आना है। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। इस सियासी जंग को जारी रखेंगे, दिल्ली की सियासी जंग, जिसके एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं, और लेकिन असली नतीजे जो है 11 फरवरी को आने हैं। लेकिन हम असली नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर बहस कर रहे हैं, वो एग्जिट पोल जहां पर हर नतीजे में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनती दिखाई दे रही है। दोबारा नहीं, तिबारा। लौट कर आते हैं इस वक्त के बाद। जिता दिया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार वजीर आला बनने का शीला दीक्षित का जो रिकॉर्ड है वो बराबर करने जा रहे हैं। और 11 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं जैसा कि होता रहा है,
तो फिर ये उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के वजीर आला बन जाएंगे। जितने भी एग्जिट पोल हैं उनको देखते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर में जो है एक अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो सदर हैं जेपी नड्डा साहब वो भी पहुंचे हुए हैं, दीगर लोग भी वहां पर मौजूद हो रहे हैं और वो यकीनी तौर पर आज की पोलिंग पर सबसे जो है रिपोर्ट लेंगे कि उनके हलके में, उनके इलाके में पूल वाइज जो है क्या क्या उनको उम्मीद है, किस तरह का रिजल्ट की उम्मीद है। वो उसको एग्जिट पोल के नताइज से मैच करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उनकी समझ में आएगा कि क्या ये एग्जिट पोल के नताइज सही साबित होंगे कि नहीं। तो ये पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो फिलहाल जो है बीजेपी के यहां भी चल रही है, दीगर उसमें भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग मजाक में कह रहे हैं, फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ये रात जो है, ये 2 रातें जो है क़यामत की रातें हैं, ईवीएम को जो है अकेला मत छोड़ना, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन खैर ये जो एग्जिट पोल के नताइज है वो असली नतीजों में बदलते हैं कि नहीं। हमारे दरमियान 4 शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे 2 साथी जो है बाहर मौजूद हैं, वो सुबह से थके हुए हैं, उन तक भी हम जाएंगे। लेकिन कलीमुल हफीज साहब ये बताइए कि कहां पर जो है कांग्रेस से चूक हुई या कांग्रेस ने आपकी मदद की? नहीं, कांग्रेस से चूक नहीं हुई। हाँ। कांग्रेस ये जमीनी हालात को समझ गई थी, समझ तो बीजेपी भी गई थी। देखिए बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी थी, बीजेपी को ये पूरी खबर थी कि हम जीत नहीं सकते ये इलेक्शन, भागते भूत की लंगोटी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारी हार ही इज्जतदार हो जाए। तो जिस तरह से आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सिर्फ एक इंडिया टुडे को छोड़ दें जो 2 से 3 ही सीट तक पर जा रहा है, बाकी तो उनको कोई 10 दिखा रहा है, कोई 15 दिखा रहा है, कुछ इंडिया टीवी ने तो 26 तक दिखाए, तो वो वहां कामयाब हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कामयाब हो रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने भी देख लिया था कि उसका जमीनी हालात बहुत उसके फेवर में नहीं है, तो वो नहीं चाहती थी कि बहुत एग्रेशन में आए और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो उसने भी अपना एग्रेशन को पीछे रखा। उसके जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत कम सभाएं की, उन्होंने कहीं पे भी जाके कुछ इस तरह की बातें नहीं की, कहीं अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ नहीं लिया। जहां भी गए वो जहां भी गए, इसका मतलब जहां भी गए वो उन्होंने और बीजेपी को टारगेट किया। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की भी जीत है ये, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का रद्द कर लीजिए अपना, और बीजेपी और एयर आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस जो है और आम आदमी पार्टी पहले ही मैच फिक्सिंग कर लिया था। पहले मैच फिक्सिंग नहीं है, यही तो लग रहा है ना। त्रिकोणीय चुनाव होता तो नतीजा कुछ और होता। चुनाव आमने सामने का था। शकील भाई से ही पूछ लेना। शकील भाई, जब मैंने उस दिन आपसे कहा, जब प्रोग्राम में मैंने कहा कि देखिए कांग्रेस जो है यहां पर बहुत जबरदस्त गेम खेल चुकी है और वो जो है इसमें वो जो है उसने बहुत चालाकी के साथ खुद को दौड़ में शामिल भी रखा और दौड़ से बाहर भी रखा ताकि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, तब आपने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं पर भी हमें यह नजर नहीं आया कि कांग्रेस अपना 100% दे रही है चुनावी मुहिम में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने वाकई एक लाए अमल के तहत ऐसा किया? 22% वोट लाने वाली पार्लियामेंट में 3% 4% में सिमट गए, इसका मतलब मैक्स फिक्सिंग नहीं तो और क्या है? क्या आपने अपना वोट भी शिफ्ट किया शकील भाई? बिल्कुल किया है जी। अब आप तो वोट अपना शिफ्ट नहीं करा पाए, इसमें किसी और की गलती नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर सियासी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, जंग में जाती है, तो जीत के लिए जाती है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत के लिए चुनाव गई। नहीं, कभी-कभी, लेकिन कभी-कभी अपोजिशन की हार के लिए भी जाती है, अपने दुश्मन की हार के लिए भी। भाई आप आगे पीछे, आपको याद होगा कि असम में और पंजाब में दोनों जगह कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी की सरकार थी, और जब राजीव गांधी जी ने उनसे एग्रीमेंट किया आसाम में छात्रों से और यहाँ लोंगवाल से, उसके बाद सरकार उनकी कांग्रेस की मेजॉरिटी रहते हुए उनकी सरकार दे दी। बड़ा पत्रकारों के बीच में हंगामा हुआ कि लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप तो अपने से हार गए, अपनी सरकार को आपने विड्रॉ कर। उसके बाद ही शाहरुख खान का डायलॉग आया था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो फिर तो उन्होंने जवाब ये दिया था जी कि मैं देश जीत गया हूं, हाँ। और देश में ये 2 जो क्षेत्र कंफ्यूजन में थे उनको मैंने शामिल कर दिया है।
देश तो जीत ये गया। करार कर लीजिए। तो एक वही तो कह रहे हैं शकील भाई कि आप लोग 2024 और 2025 देख रहे हैं कि कांग्रेस ने आप लोग दिल्ली लोकसभा, आप लोकसभा चुनाव नहीं, 2024 और दिल्ली चुनाव 2025 देख रहे हैं। नहीं, आप जो जंग लड़ रहे हैं इस देश के अकलियत, ओबीसी और दलितों के खिलाफ, तो ये जंग तो सीएए और एनआरसी के रूप में, एनपीआर के शक्ल में आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए ने। चलिए दानिश भाई प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा जो है डिवाइड करेंगे, कभी मुसलमानों की बात करेंगे, कभी दलितों की बात करेंगे, आप पूरे इंसान की बात क्यों नहीं करते हैं? ये आज तक ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं दानिश कि जैसे चुनावी मुहिम में आप लोगों ने सबको एक लेके चल देते हैं, सबको आपने जोड़ने की बात की, क्या बात कर रहे हैं? इसका जवाब की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हंस रहे हैं, यही काफी। 12% मुसलमान एक साथ आम आदमी पार्टी को वोट दे। इनके जो विधायक है ओखला के अमरतुल्लाह खान ने क्या कहा था कि मोदी जो है बुर्का बैन कर देगा, टोपी बैन कर देगा, दाढ़ी बैन कर देगा और मुसलमान को डराने का काम किया। अच्छा ये बताइए, अब बताइए अगर ये नतीजे, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सही साबित होते हैं तो क्या जेएनयू में जिन लोगों ने कार्रवाई की थी स्टूडेंट के खिलाफ, जिन मारपीट की थी, उनके खिलाफ आप लोग उसी तरह कार्रवाई करेंगे जिस तरह आपने एएमयू में जो स्टूडेंट के खिलाफ किया है, जिस तरह आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट के खिलाफ किया है, क्या आप उस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आज तक कभी नहीं, ये तो उनके लोग थे, ये तो उनके लोग थे। जामिया में जो अराजकता फैलाई थी, बस में आग लगाई थी, आप सबको ही जानता है। पकड़िए अगर आप अरविंद केजरीवाल जेएनयू में जो कुछ हुआ उसके बाद 1 महीना हो चुका है, आपने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद है। उस फाइल को बैठी थी रोक करके। राम भक्त तो बाकायदा फायर करते हुए उसने अपना ऐलान किया कि मैंने क्यों फायर कर रहा हूं। उसने अनुराग ठाकुर को बाकायदा फॉलो किया, उसने गोली चलाई। इससे बड़ा और क्या? जो फाइल है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली सरकार ने इस फाइल को दबा के रखा है। एनसीआर को इनके पास जवाब नहीं है। अनुराग ठाकुर अभी जेएनयू में जो है स्टूडेंट को घुस के मारा, 50 से ज्यादा स्टूडेंट जख्मी हुए, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? मारने वाले बयान को और इलेक्शन कमीशन ने आपके तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, योगी जी के खिलाफ भी कार्रवाई की, योगी को जवाब मांगा है, आपने किया? बिल्कुल गोली मारेगी पुलिस, देश की सेना गोली मारेगी। क्यों नहीं मारेगी? क्यों तकलीफ होता है आपको? क्यों तकलीफ होता है आपको? गोली मारने में क्यों तकलीफ होता है? इलेक्शन मुहिम में गोली मारो यही कहा जाता है। द्रोही को सेना गोली मारेगी। इलेक्शन मुहिम में अपने काम बताए जाते हैं और अपने वादे बताए जाते हैं, क्या वादे करेंगे, सबका साथ सबका विकास। वर्तमान सरकार का काम होता है अपना रिपोर्ट कार्ड देना, और केजरीवाल सरकार ने वादा किया था हम 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, 5,000 बस बनाएंगे, हमारे दिल्ली के सारे नेताओं ने, सारे सांसदों ने एक्सपोज करने का काम किया। उनके स्कूल में जाकर के उनको स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सपोज किया। बिल्कुल नहीं, जनता ने देखिए नतायज कुछ भी हो, नतायज कुछ भी हो, खड़े हुए नहीं, नतायज कुछ भी हो उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। एक बात, हाँ जी अफजल भाई, नहीं ये बात देखिए, जैसे आप 2010 में थोड़ा सा 30 सेकंड टाइम लगेगा आपका, आप 1 मिनट में दे रहे हो। हाँ चलिए, 2010 में जब बिहार असेंबली का चुनाव हुआ था तो मुझे याद है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 40 सभा से 45 सभा में मैं शिरकत किया था। बस वो जाते थे और कहते थे कि अब मैंने कुछ किया है तो मुझे वोट दीजिए, ठीक है। और वही पैटर्न पे अरविंद केजरीवाल 3-4 चीज का जो नाम गिना रहे हैं उसमें मैसेज देने में कामयाब रहे और जनता ने उनको वोट दिया है। अगर ये एग्जिट पोल सही दिया था। देखिए अफजल भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अफजल भाई मुझे बता दीजिए, जिस तरह शाहीन बाग का जिक्र हुआ, जिस तरह शाहीन बाग की ख्वातीन का जिक्र हुआ, जिस तरह शाहीन बाग को हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया गया, जिस तरह कपिल मिश्रा ने जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच किया, वो क्या नीतीश कुमार को इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी? ध्रुवीकरण क्या है ये मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ध्रुवीकरण क्या है ये मानना पड़ेगा आपको। दिल्ली की सजा बिहार में मिलेगी, दिल्ली की सजा बिहार में मिलेगी जो किया है। चंपा के आधार पे ये भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का खेल ये उल्टा पड़ा है और ये अब आगे भी चलेगा। सही कहा जाए अब ये बिहार में भी होगा, बंगाल में भी होगा, 2024 में राष्ट्रीय लेवल पे भी होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एकदम
कैंपेनिंग किया गया, वो कहीं ना कहीं कमी तो नजर आ रही थी, मुझे भी नजर आती। ईमानदारी की बात करना चाहिए, जो जिन लफ्जों का, सेंटेंसों का इस्तेमाल और लोगों ने किया वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उनके साथी होने के बावजूद आप मना नहीं कर पाए कि ये सब चीजें नहीं बोली जाए। आपको लग रहा था शायद इससे फायदा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी आके 3-4 जगह स्पीच दिए, एक लफ्ज भी नीतीश कुमार ने गलत बयान दिया। अब मैं आज जो दिल्ली के स्कूल देखिए, अरे उन्होंने अपने बिहार के स्कूल नहीं देखे। बिहार एक सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखाया बिहार के स्कूल दिखाए जहां पे सारे नकल चूहे खड़े हुए हैं, और दिल्ली के स्कूल अच्छा, यहाँ बहुत गर्म हो गया, यहाँ मामला बहुत गर्म हो गया। मैं जरा अपने रिपोर्टर्स की तरफ चला जाता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, आप लोग थोड़ा सा सुकून में आए, इत्मीनान से आए। अनिल, ये जो बहस हो रही है यहाँ पर दिल्ली में, क्या वाकई जिस तरह बीजेपी ने जो चुनावी मुहिम जिस तरह के मुद्दों पे लड़ी, जिस तरह के बयानात वहां पर आए, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है क्या? बिहार को ऊंचाई पहुंचा लो, नीतीश कुमार काम के आधार पर वोट लेंगे। नीतीश कुमार को दिल्ली की सजा दी जाएगी बिहार में। दिल्ली में ना गलत। जी अनिल, दिल्ली में है ना, आप देश में एक सुनिए। जिस तरह से बीजेपी ने आखिरी समय में ध्रुवीकरण का काम किया, खास करके जिस तरह से शाहीन बाग के बाद हर मोर्चे पे उठाए गए, हर मंच पे उठाए गए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे तमाम उनके केंद्रीय मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, या सांसद हों, या विधायक हों, कई अलग राज्यों के विधायक हो, तमाम लोगों ने इस बात को हर जगह भुनाने की कोशिश की, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, जामिया हिंसा का मामला हो। इन लोगों ने हर मोर्चे पर उठाया है और एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर हमने देखा कि जो खासकर व्यापारियों की बात करें अगर, तो व्यापारियों ने भी, जो 15 लाख व्यापारी है जो CAIT से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक तरफ से बीजेपी को वोट देने की बात की। तीसरी बात हम देखें अगर बीजेपी को वोट पक्ष में वोट जाने को लेकर के, तो जो सबसे अहम बात हम देख पा रहे हैं कि जो उन्होंने सौगातें दी, चाहे वो उन्होंने बात कही कि 1700 अवैध कॉलोनियों को उन्होंने रेगुलराइज किया, चाहे अगर हम देखें कि 2 रुपए प्रति किलो आटा देने का वादा किया, गरीब लड़कियों को जो है स्कूटी देने का वादा किया, इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया, इसी तरह के जो भी वादे किए गए, उसका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट के रूप में जो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं कि 3 से बढ़कर के संख्या ज्यादा हो रही है, तो वो एक देखा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम जो रहा है वो ध्रुवीकरण का, मुझे लगता है कि ऐसा रहा, क्योंकि कई मोर्चों पे हमने देखा कि इस चीज को काफी पोलराइज किया गया है। हिंदू मुस्लिम के तौर पर अगर बात करें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, ध्रुवीकरण इन तमाम मुद्दों पर जो किसी ट्रैप में नहीं आए, वो हमेशा इस बात को कहते रहे, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, वो कहते रहे कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, तो ऐसे में उनको ये शाहीन बाग का रास्ता खुलवाना चाहिए। तो वो एक जो ट्रैप था बीजेपी का, उसमें नहीं आ पाए और बहुत स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से इन सब चीजों से बचते रहे, ताकि जो है ना मुस्लिम जो है आबादी वो उनसे नाराज हो, ना ही उनसे हिंदू वोटर्स नाराज हो। जी चलिए खुर्रम, आप शाहीन बाग में हैं, जरा वहां से यह पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या शाहीन बाग चुनावी वो जो है इज्तिमा था, अब ये चुनाव हो जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये अभी ये लंबी लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए, ये जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, क्या ये इलेक्शन के लिए था या अभी चलता रहेगा, या कब तक ये चलता रहेगा? नहीं सर, ये इलेक्शन के लिए नहीं था। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक चलता ही रहेगा। ये लोग इलेक्शन के में बोल रहे थे कि यहाँ शाहीन बाग दिल्ली के इलेक्शन के लिए ये कराया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जब तक ले मुस्लिम लोगों का हक नहीं मिलेगा, जब तक ले ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। क्या हक चाहते हैं आप लोग? ये हक ये चाहते हैं कि सीए जो है, जो इसमें मुस्लिम को नहीं रखा गया है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम को इसमें ही रखा जाए। जो मुस्लिम वर्षों 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और उनका सीए से नाम नहीं रखा जा रहा है, ये गलत है ना। सब यहाँ जब हिंदुस्तान में हर धर्म एक साथ रहते हैं, मुस्लिम का भी एक हक है, क्या इसमें हिंदू को खुर्रम, इनसे ये पता कीजिए क्या ये रास्ता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? रास्ते की वजह से बहुत लोगों को परेशानी है, क्या रास्ता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या शाहीन बाग के लोगों से अब ये उम्मीद की जाए, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं, बहुत सारी रियासतों ने पहले ही NRC को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास किया, शहरियत कानून को लेकर रेजोल्यूशन पास किया, क्या अब रास्ता खुलने की उम्मीद की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल्ली में परेशानी है? जी, हमको ऐसा नहीं लगता है कि रास्ता खुलेगी,
ठीक है, जब तक ले हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक रास्ता नहीं खुला जाएगा। ऐसे शाहीन बाग हज़ारों बनेंगे, हम कह रहे हैं हज़ारों बनेंगे। हम बिहार से आते हैं, हम मोतिहारी में ज़िला हुआ, मैं ढाका क्षेत्र रखा हूँ, वहाँ भी एक छोटा सा शाहीन बाग बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुछ और लोग हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा चुनाव हुआ, बार बार कहा गया कि शाहीन बाग चुनाव के लिए है, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल हैं, तो आप अब ये खुल जाएगा या चलता रहेगा? नहीं, मेरा मानना ये है कि इसको खोल देना चाहिए। होता क्या है कि जो चुनाव है उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है चुनाव में, बीजेपी ने, कि एक हम प्रोटेस्ट करते रहें, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, जो हमारा हक है मिलना चाहिए, लेकिन हम किसी और को तकलीफ़ न पहुंचाएं। एक साइड से खोल दीजिए, एक साइड पे रखिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी कौम की बदनामी, खैर हमारी कौम तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन हमारी कौम की बदनामी जो है वो हो रही है। बट वो है कि आप एक तरफ से खोल दीजिए और एक तरफ रखिए। एक बात मुझे और बताइए कि अलग अलग तरह के नतीजे आए हैं आज, हमें प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर वापस आ रहा हूँ स्टूडियो में। आप और कल दानिश इकबाल साहब, आप जब ये लोग बोल रहे थे उसमें आप कह रहे थे कि वो कह रहे हमारा हक जो है जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये शाहीन बाग चलता रहेगा। क्या आप पैगाम देने में नाकाम रहे कि उनका हक नहीं छीना जा रहा है? नहीं, ये सवाल आप कर रहे हैं पैगाम देने में नाकाम रहे, आप उनसे सवाल नहीं करते हैं जिन्होंने उनको गुमराह किया है। जुर्म बड़ा गुमराह करने वाले का है या पैगाम नहीं देने वाले का है? सवाल ये है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज के जो एग्जिट पोल आए हैं या जो नतायज में ये तब्दील होंगे, ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है। आप देखिए 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें सारे के सारे जो जाति थे, धर्म थे, सबको तोड़ दिया था और तोड़ करके एक राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ध्रुवीकरण हुआ है, और इस बार ध्रुवीकरण हुआ है मुसलमानों के वोटों का। 12% वोटों का खुलेआम केजरीवाल कहते हैं, और उसका ध्रुवीकरण का नतीजा ये आज आप देख रहे हैं। तो ये एक बहुत भी गलत संदेश जो है भारत में जा रहा है। कलीम साहब, मुसलमान एक हो गया, बहुत गलत पैगाम जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने एक किया है। अभी तक एग्जिट पोल में 54% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अपने काबिल छोटे भाई की बात भी मान लूं कि वो 12% मुसलमान उधर चला गया, वैसे तो एग्जिट पोल में अभी भी 70% दिखा रहे हैं कि 70% मुसलमान गया है, तो 70% का मतलब हुआ कि 8% मुसलमान 54% में टोटल केजरीवाल साहब के पास है। बाकी 44% कौन सा है, जरा एक तो इनसे ये पूछ लीजिए। दूसरी बात, ये जिस खेल के मदारी हैं, जिसके बाजीगर कहे जाते हैं ध्रुवीकरण के, यानी इंसानों को इंसानों से बांटने के ये कलाकार हैं, उसमें फेल हो गए, इनका पासा उल्टा पड़ गया और दिल्ली की जनता ने इनके मुंह में मार दिया। यानी कि इन्होंने जिस तरह से निशाना बनाया नहीं पूछेगा, उसी हाल में दिल्ली की जनता ने इनको वापस कर दिया। तो आज कोई गारंटी है कि बड़े-बड़े नेताओं के बात बोलने का ये अल्फाज नहीं है, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी नए आए हैं, ये अभी बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब गायब हैं, इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब जीती है, हिंदुस्तान में जो भाईचारा जीता है, और हिंदुस्तान की ये खूबी रही है कि ये प्लूरिस्टिक सोसाइटी होने के बावजूद एक ताकत बन के रहा है। जब लोगों ने इसको बांटने की कोशिश की है, और वो सीएए एक ऐसा कदम है जो पूरे हिंदुस्तानियत को बांटता है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं, बच्चे बच्चियां बूढ़े जवान सब सड़कों पर हैं, और इसे सरकार को इसको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचे तो यही नतीजे आते रहेंगे अगर सरकार इस पर बखबर न हुई। अफजल अब्बास साहब, यहां से शाहीन बाग को किस तरफ मुड़ना चाहिए? देखिए, जहां तक शाहीन बाग का सवाल है, मैं बहुत आपके चैनल पे कई बार मैं बोल चुका हूं, आपके साथ थे, लेकिन आपके जो उर्दू के प्रोग्राम होते हैं। देखिए, सीए का जहां तक सवाल है, सीए जो बना, कैब जो बना, उसमें बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। मसला कहां से शक व शुबहात में जो पैदा, मैं बड़ी ईमानदारी से पार्टी के हिंदुस्तान के सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ, प्रधानमंत्री का जो क्लियर बयान आया, उसके पहले अमित शाह जी का जो बयान है, ये कंट्राडिक्टिव बयान जो है, वो तो पार्लियामेंट में भी आ गया कि एनआरसी लग गई, एनआरसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया। ये तो पार्लियामेंट में भी कहा गया अभी 4 दिन पहले के एनआरसी के बारे में, पूरे मुल्क में एनआरसी के बारे में। बिहार में एनपीआर लागू हो रहा है।
बिहार में एनपीआर के लिए आज से मैं समझता 28 तारीख या 27 तारीख की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के लोकसभा के लीडर जो है ललन बाबू को और आरसीपी से कहा कि जाके इसका विरोध कीजिए, कहीं कि जो 2011 10-11 में जैसे सेंसस होता था वैसी होगा, उसकी मांग की गई। और ये पार्लियामेंट में कहा उन्होंने कि जैसे जो चीज जिस क्लॉज पे आपको एतराज है उसको हटा लिया जाएगा, राष्ट्रीय नहीं मांग रहा है। तो हम एनपीआर का भी विरोध कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पे हो, और एनआरसी का शुरू से मैंने विरोध किया है। हाय, आप कह सकते हैं कि आपका समर्थन किया, मैं झुठला नहीं सकता, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में हमने वोट दिया। शकील अंसारी साहब, आपको शाहीन बाग के सवाल की बात करें, शाहीन बाग को अगर सीएए पे जब सुप्रीम पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने लिखित दे दिया तो मैं समझता हूं को विड्रॉ करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस मामला 141-150 के आसपास पीआईएल है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है शकील अंसारी साहब, वो सब छोड़ दीजिए, शाहीन बाग छोड़ दीजिए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस इस नतीजे से खुश होगी अगर एग्जिट पोल में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो? नहीं बहुत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी एग्जिट पोल है ये, जब रिजल्ट आएगा तो आप सरकार बनाएंगे, पार्टी को मिलेगा। आप सरकार क्या होगा वो आप छोड़, आप सरकार बनाएंगे? नहीं, वो क्या होगा ये नहीं आप है। सरकार बनाएंगे? नहीं, मैं गलत दावे तो कर नहीं सकता हूँ, नहीं बना सकता। आप सरकार बनाएंगे? मैं सरकार नहीं, आपने मेरा जुमला नहीं सुना, मैं पूछो आप सरकार। मैं जो कह रहा हूँ दो बात आप आराम से, आप मेरी बात सुन लीजिए जी। अभी इन्होंने कहा हमारे भाई, अभी ये जो दिल्ली का तो रिजल्ट खत्म हो गया, अभी पूरी तूफान बिहार की तरफ जाने वाली है अमित शाह के नेतृत्व में। एक मिनट यार, आप बोले, अब आप शांति से सुनो ना, अब एक मिनट। अरे आप उनके बिहार में जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं क्या? अरे भाई, आप बिहार में तो इनको वैसे ही बुलवाएंगे जैसे हम चाहेंगे। अच्छा आप सुनो ना, मतलब आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे? अब आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे? बोलना चाहते हैं, एक बात बोलना चाहते हैं। इन्होंने कहा, हम भाई बहुत इनकी तारीफ करते हैं कि बहुत सी बात पार्टी लाइन से उठ के भी बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। तो दो बात हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। कहाँ ये पार्टी लाइन से उठ के बोलते हैं? हाँ बोल रहे हैं, बहुत सी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, और लोगों धर्मी नहीं करते हैं, अभी भी सरकार बना रहे हैं बहुत सी इनके बीजेपी। आप इनका ओहदा छिनवाएंगे, पार्टी लाइन से हट के कहाँ बोलते हैं? दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एनआरसी पर इन्होंने, इनकी पार्टी ने जो कहा कि ये क्या नहीं, तो अभी तो आया नहीं, ठीक है। सीए पार्लियामेंट में इन्होंने कर लिया जो करना था, इन्होंने कहा अब एनपीआर में जो पॉइंट डाले गए हैं, क्लाउज डाले गए हैं, जिससे एतराज है और इंडिविजुअल का उसमें नेट से डाला जाएगा रिकॉर्ड, तो ये विड्रॉ करने की बात है। तो ये वादा कर लें कि ये नीतीश कुमार जी नहीं मानेंगे, तो असेंबली के अंदर एक मिनट सुन लीजिए। अब वो कहेंगे आप रेजोल्यूशन भेज दीजिए कि आप नहीं मानेंगे। अभी वो आपको पकड़ रहे हैं कि आप रेजोल्यूशन भेज दीजिए, आप नहीं मानेंगे। एक रेजोल्यूशन कर लीजिए, आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो आएगा, वक्त दिखाएगा। लेकिन दूसरी बात इन्होंने जो कहा, बहुत गलत, ऑब्जेक्शनेबल, इतनी अच्छी बात बोलने वाले कि पार्लियामेंट में एनआरसी नहीं आएगा, कह दिया गया। आपने लैंग्वेज पढ़ा है? अभी नहीं आएगा, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुआ। अरे भाई, अब आपको बात बोल रहे हैं कि चर्चा, वो झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी में नहीं रहने वाले हैं। अरे एक मिनट, इनसे हम क्या पूछेंगे? अरे राष्ट्रपति को बदनाम किया इस सरकार ने, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आया है। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, संविधान ऐसे नहीं होगा, आप बोलते रहिएगा, उसकी गरिमा होती है और कुछ भी आरोप लगा देंगे आप। चले ठीक है, पूरी नहीं करेंगे। अरे बात जल्दी पूरी वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी कह रहे, ऐसे मत कीजिए, जल्दी पूरी। मैं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट से मंजूरी हुई और सरकार के रिकॉर्ड में है, तो बिना डिस्कशन के कैसे हो गया?
तो एनआरसी लाने के लिए राष्ट्रपति ने कहा, उनको भी डॉक में इन्होंने खड़ा कर दिया है। और अभी पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने कहा है धोखाधड़ी किया है, चले ठीक है, किल नो, वो भी गलत बोला है, झूठ बोला है। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए सियासी जंग जो है, अभी एग्जिट पोल आया है, 11 को नतीजे आएंगे, जो हो सकता है एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाए। ये भी मुमकिन है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है वैसा शायद हो जाए। कभी कभी इस तरह के इत्तफाकात जमाना जो है होते रहते हैं, लेकिन जो असल जंग है, जो देखिए सीए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर जो चल रही है, जो शाहीन बाग है, जो एक अलामत बन चुका है एहतजाज की, वो अभी जारी रहेगा। और उसके बारे में जब तक सब दिमाग मिलकर नहीं सोचेंगे, सब साथ मिलकर नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुल्क के बारे में सोचना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, इस मुल्क में हर 5 बरस में ऐसी बहारें लगती हैं जिसको हम इंतखाब कहते हैं। इंतखाबात होते रहते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन मुल्क जो है उसको हमेशा रहना है। और किसी शायर का क्या खूबसूरत शेर है कि रात को जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।